Hello guys, today we will start chapter 5 the language of chemistry of class 8. आइए शुरू करें. The language of chemistry is different from ordinary language. जो chemistry की language है वो हमारी ordinary हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी different है. Instead of using words and sentences, बाकी लैंग्वेज में हम जिस तरह से वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन जब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग सिम्बल्स यूज़ करते हैं, फार्मूलाज और इक्वेशंस यूज़ करते हैं. सिम्बल्स किस तरह, जैसे हाइड्रोजन का H है और फार्मूला वाटर का H2O है, या फिर जो केमिकल इक्वेशन अभी आगे हम पढ़ेंगे वो सब यूज़ करते हैं. ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है. इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट सब्सटेंसेस एंड द चेंजेस दे अंडरगो. तो ये जो सिंपल फार्मूला और इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं या उनमें जो भी चेंजेस हैं वो सब हम सिम्बल्स के द्वारा ही दिखाई जाता है. आइए आगे देखें. जे बर्जेलियस लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी. तो इन्होंने जे बर्जेलियस ने इसकी जो स्थापना करी थी 19th सेंचुरी की शुरुआत में की थी. एंड दिस लैंग्वेज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और ये जो है अब अपनी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है अपनी प्रेजेंट फॉर्म में. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, सिंबल क्या होता है. तो अ सिंबल इज एन एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म समझिए, उसे सिंबल कहा जाता है. तो ये जो है वो 3 तरीके से हम लोगों ने ड्राइव किए हैं सिंबल. फर्स्ट मेथड कौन सा है, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हम इसके लिए इसका फर्स्ट लेटर H यूज़ करेंगे इसके सिंबल के लिए, कैपिटल H. बोरोन के लिए कैपिटल B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, फॉस्फोरस के लिए P और सल्फर के लिए S. यानी इन एलिमेंट्स का फर्स्ट कैपिटल लेटर हम उसके सिंबल के लिए यूज़ करेंगे. अच्छा, अब सेकंड मेथड क्या है. सेकंड मेथड में क्या होता है, द फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विथ वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट. यानी ये जो एलिमेंट के इंग्लिश नेम है, अब जैसे H तो हमारा ऑक्यूपाई हो गया हाइड्रोजन में, अब हीलियम के लिए हम दोबारा H तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसके बाद हम इसका एक और स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे. जैसे हीलियम के लिए हम He यूज़ करेंगे, नियोन के लिए Ne, निकल के लिए Ni, मैग्नीशियम के लिए Mg, मैग्नीज के लिए Mn, एल्यूमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar, कैल्शियम के लिए Ca, क्रोमियम के लिए Ch नहीं बल्कि Cr, कोबाल्ट के लिए Co, क्लोरीन के लिए Cl, जिंक के लिए Zn, प्लेटिनम के लिए Pt और रेडियम के लिए R है. अच्छा, ये सब जो नाम है ना एलिमेंट्स के, ये इंग्लिश नेम है जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं. लेकिन कुछ नेम ऐसे हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि S हमारा यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका जो लैटिन नेम है सोडियम का वो नेट्रियम है, तो इसके लिए हम Na यूज़ करेंगे. पोटेशियम का जो नाम है वो कैलियम है, इसके लिए K. इस तरह से आयरन के लिए फेरम के लिए Fe, कॉपर के लिए क्यूपरम है तो Cu, सिल्वर के लिए अर्जेंटम है तो Ag, टिन के लिए स्टेनम है तो Sn, गोल्ड के लिए ओरम है तो Au, लेड के लिए परम्बम है तो Pb, मर्कुरी के लिए हाइड्रा रिजरम है तो Hg. ये लैटिन नेम है. तो ये ना सिंबल आपको अच्छे से याद करने होंगे, रटने होंगे अच्छी तरह कि कहाँ पे खाली फर्स्ट लेटर आना है, कहाँ पे 2 लेटर आने हैं और कहाँ पे जो है ये कुछ के लिए हमारे लिए लैटिन वर्ड से ड्राइव किया हुआ है. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं, इसको आपको रटना पड़ेगा अच्छी तरह अपने केमिस्ट्री अगर सीखनी. और MCQs में भी ये क्वेश्चन, इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे. आइए अब आगे देखें. व्हाट डज ए सिंबल रिप्रेजेंट. एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द, ये 2 चीज़ें रिप्रेजेंट करता है. एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर, एज यू नो द सिंबल ऑफ सोडियम, आपको पता ही चल गया कि सोडियम का सिंबल Na है और क्लोरीन का Cl है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, जो साल्ट होता है कॉमन साल्ट जो हमने किचन में नमक यूज़ करते हैं, हम बजाय कहने के लिए कि जो नमक है वो सोडियम और क्लोराइड से बना, तो हम कह दें कि वो Na और Cl से बना है. और दूसरी तरह जैसे हम कहेंगे जो कॉपर यानी Cu जो है वो रेड ब्राउन है, Au है वो येलो, यानी गोल्ड, Au मैंने गोल्ड, आपको पता ही है गोल्ड येलो कलर का होता है, जो कॉपर है रेड ब्राउन कलर का होता है, और जो कैल्शियम है वो मेटल है, और Cl जो है वो नॉन मेटल. तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, तो हमको ये यूज़ करना. अच्छा, दूसरा क्या है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फार्मूला एंड इक्वेशन. चाहे वो फार्मूला हो कोई, जैसे H2O फार्मूला, या पूरी कोई इक्वेशन हो. ए सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट. अगर खाली H लिखा गया है तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन का 1 एटम है ओनली. इज शोन बाय न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट. और अगर ज़्यादा है तो हम जैसे कि 2 एटम है तो हम यूँ लिख देंगे H2 लिख देंगे, यानी इसमें 2 एटम है. ये आपको अगले सेक्शन में पता चल जाएगा.
आइए आगे देखें। द फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, जिस तरह से ये वाटर का फार्मूला है तो आपको देखते ही पता चल गया कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी ये तो डिफरेंट एलिमेंट के या फिर सेम एलिमेंट हो या O2 है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें भी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये मतलब फार्मूला में हमें क्या है, द फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये हमें पता चल जाता है सिंबल से। और दोबारा से, इन अदर वर्ड, इट टेल्स हाउ मैनी एटम ऑफ विच एलिमेंट हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इसके कितने एटम और इसके कितने एटम कंबाइंड हुए हैं जो एक मॉलिक्यूल बनाए। अब है फार्मूला ऑफ एलिमेंट। अब हम एलिमेंट का फार्मूला सीखेंगे। व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद अनदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फॉर्म। यानी कोई भी एलिमेंट का एक एटम जैसे कि हाइड्रोजन है और वो दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और तो वो उसका फार्मूला है। ये H2 का ये मतलब इसका फार्मूला है। H2 जो है ये फार्मूला है। द नंबर ऑफ एटम कंटेन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, एक जो है इसमें कितने एटम यूज़ हुए हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम यूज़ हुए हैं, वो ही उसकी एटॉमिक सिटी है। जैसे इसकी एटॉमिक सिटी 2 है। तो देखिए आगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन कंटेन 2 एटम ऑफ द एलिमेंट सो दे आर रिप्रेजेंट। यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन यूज़ हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 फ्लोरीन। इस तरह से क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह से इसे कहते हैं डाई एटॉमिक, यानी 2 एटम है इसमें तो इसे डाई एटॉमिक कहते हैं। और अगर ओजोन है जिसमें 3 एटम यूज़ है तो हम इसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक। तो आपको डाई एटॉमिक मैंने जहाँ पे 2 एटम यूज़ होकर मॉलिक्यूल बनाए, और ट्राई एटॉमिक मैंने यहाँ पे 3 एटम यूज़ करके एक मॉलिक्यूल बनाया। एन एटम ऑफ ए नोबल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन आर हाईली इनएक्टिव। ये कोई रिएक्शंस नहीं करती। डज नॉट कंबाइन विद अदर एटम, ये दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करती। हैंस ए मॉलिक्यूल ऑफ ए नोबल गैस कंटेन ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। तो इसके अंदर सिर्फ 1 एटम ही होता है। ये होती है ये नोबल गैस। ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है और ये किसी से भी कंबाइन नहीं करती। तो इसलिए इनका सिर्फ एक ही एटम होता है, तो इसलिए इन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है। मोनो एटॉमिक यानी 1, मोनो मैंने 1 और एटम मैंने 1 एटम। तो ये मोनो एटॉमिक है क्योंकि ये मतलब इनका मॉलिक्यूल ही नहीं होता। ये सिर्फ हीलियम एक एटम के रूप में ही मिलेगी, आपको मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगी ही नहीं। अच्छा आगे देखिए, अच्छा इसको भी देख लेते हैं ऐसा क्यों। देखिए ये जो होती है ना नोबल गैसेस, इनका जो आउटर सर्कल होता है वो कंप्लीट होता है, तो इससे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए ये मॉलिक्यूल बनाती नहीं है। इसलिए ये सारी नोबल गैसेस हमेशा मोनोएटॉमिक होती है। और ये MCQ में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक होती है कि मोनोवेलेंट होती है, तो हम कहेंगे वो मोनोएटॉमिक होती है, मोनोवेलेंट नहीं होती। अच्छा, तो एटॉमिक सिटी और जो फॉस्फोरस की एटॉमिक सिटी क्या होती है, P4। ये जो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है वो उसमें 4 फॉस्फोरस के एटम होते हैं 4, तो वो P4 होता है। इस तरह जो सल्फर का होता है वो S8 होता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब वैलेंसी क्या होता है किसी एलिमेंट की। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। आइए वैलेंसी को देखने के लिए हम एक चार्ट देखते हैं। हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। उसकी शेल, उसका एक ही शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे स्टेबल बनने के लिए मतलब कंप्लीट होने के लिए जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। तो या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और या फिर किसी के साथ शेयर कर लेगा, तो ये इसकी वैलेंसी है, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी है। अब हीलियम के केस में देखिए इसके 2 होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 हैं, तो इसके शेल में 2 एटम है, तो ये स्टेबल है, इसे ना लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है। ये मोनोएटॉमिक है, इसका मॉलिक्यूल भी नहीं होता और इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है। इस तरह से लिथियम के केस में आते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पहले शेल में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। अब दूसरे शेल में 1 आ गए जो कि मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, ये कहेंगे कि जो 1 है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर शेल का, और इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो इससे ये किसी को दे देगा और आप स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। अब बेरिलियम के केस देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 4 है,
पहले शेल में इसके 2 आ गए, नेक्स्ट शेल में भी 2 आ गए, लेकिन नेक्स्ट शेल में हमारे 8 होने चाहिए। अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बजाय किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने के ये अपने 2 ईजिली किसी को दे देगा। देखो 2 देना आसान है बजाय किसी से 6 मांगना, तो ये 2 लॉस कर देगा और इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से बोरोन के केस में फर्स्ट एटॉमिक नंबर 5 है, तो पहले शेल में 2 आ गए, अब 5 में से 2 निकल गए तो कितने बचे 3, नेक्स्ट शेल में 3 आ गए, तो 3 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इसकी वैलेंसी भी 3 है क्योंकि ये ईजिली 3 किसी को दे देगा और अपना पहला शेल कंप्लीट करने का स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 3 है। अब कार्बन के केस में देखते हैं, इसकी जो एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट शेल में 2 हो गए और 6 में से 2 गए 4, सेकंड शेल में 4 हो गए, होने कितने चाहिए 8 होने चाहिए। अब ये 4 किसी को दे या 4 किसी से ले, इक्वल बात है, तो ये शेयर कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी जो है 4 है। नाइट्रोजन के केस में 7 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट शेल में 2 हो गए, 7 में से 2 चले गए, अगले में बचे 5। अब बजाय 5 किसी को देने के तो ये किसी से 3 मांग लेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 है, लेकिन इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी होती है कि हमें कितने ले या दे जिससे हमारा आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ आउटर शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बजाय किसी को अपने 5 दे वो 3 किसी से मांग लेगा, तो ये गेन करता है या शेयर भी कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी 3 है। तो इसी तरह से अब बाकी सबकी आप वैलेंसी आपको समझ आ ही गई होगी। आइए हम अपने चैप्टर पे आगे चलते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जो आउटर हम कहते हैं ना 1 2 3 जो दे देते हैं, तो वो उसकी वैलेंसी होती है। इट इज़ गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डेट वन एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विद और डिस्प्लेस। या तो वो अपना एलिमेंट एक दे देता है या डिस्प्लेस कर देता है, उसी को कहते हैं। अच्छा, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो 1 एटम है आउटर शेल में, आपको पता है ये क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या होती है क्लोरीन की 28287, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, ठीक है। तो क्लोरीन की जो है वो भी वैलेंसी 1 है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, तो ये लोग आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और दोनों के आउटर शेल कंप्लीट हो जाते हैं, तो इससे वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं HCl, ठीक है। तो H2 फॉर्म 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और उधर हाइड्रोजन की 1 है। बट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन combined with 2 एटम और 3 या 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन है वो 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बनाता है, और जो कार्बन है वो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करके मीथेन बनाता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता ही है 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और कार्बन की 4 होती है, भी मैंने आपको टेबल में दिखाया था। मतलब ये इतने दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ से सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो हैं ये इनकी वैलेंसी यानी सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और एल्युमिनियम की 3 है। ये आउटर शेल की जो है ना वो भी इस तरह से हाइड्रोजन के साथ मिलके एसिड बनाते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, मैग्नीशियम की 2 होगी और एल्युमिनियम की 3 होगी। इसके बजाय कंफ्यूज होने के मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, वो उससे आपको सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे वैलेंसी निकाली जाती है। अच्छा, एलिमेंट विद वैलेंसी 1 2 3 आर सेट टू बी, जिसकी वैलेंसी 1 है उसे मोनोवैलेंट कहा जाता है। मोनो मैंने 1 और वैलेंट मैंने वैलेंसी, और जिसकी 2 है उसे डाईवैलेंट, डाई मैंने 2 और वैलेंट मैंने फिर वैलेंसी, और ट्राई मैंने 3, ट्राई वैलेंट एंड सो ऑन। द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट, वो आपको देखिए यहाँ पे भी इन्होंने भी दिखाई है। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन सब की वैलेंसी 1 है क्योंकि इनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से बेरिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है क्योंकि इनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, इनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो ये किसी को दे देते हैं। कार्बन और सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 है तो इनकी वैलेंसी 4 है। लेकिन अगेन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी 5 नहीं है, 5 इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी फिर से 3 है। ये किसी से 3 मांगेंगे और अपना 8 कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन और सल्फर है, इनकी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी 6 नहीं है, 6 जो है वो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेंगे तो इनकी वैलेंसी 2 है। जैसे अब 8 को देख लीजिए, इसका ये 2 बनता है और 6 है, बजाय 6 किसी को देने के ये 2 किसी से मांग लेंगे क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो इनकी वैलेंसी 2 है।
इस तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये एक एक मांगने के, तो इनकी वैलेंसी 1 है। और ये नोबल गैसेस है हीलियम, नियोन और आर्गन, इनका आउटर शेल कंप्लीट है, ये ना किसी से कुछ देते हैं ना ये किसी को कुछ देते हैं, तो इनकी वैलेंसी 0 है। और ये जो है मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल भी नहीं बनाते। आगे देखें, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर वी फाइंड दैट देयर वैलेंसीज आर आल्सो अरेंज्ड इन एन ऑर्डर सो मेंशन बिलो। ये आपने देखा ही है कि इंक्रीजिंग इनकी वैलेंसी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है। तो वैलेंसी ग्रेजुअली राइजेज फ्रॉम 1 to 4 और देन फार फ्रॉम 1, मतलब पहले 1 से 4 तक जाती है और फिर 1 पे गिरती है और फिर एंड में 0 हो जाती है। द एलिमेंट इन ए कॉलम हैव द सेम वैलेंसी। एक कॉलम के, इसे कॉलम कहा जाता है, इसे रोज कहा जाता है। तो एक कॉलम के एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, उसी तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इनकी भी वैलेंसी 1 है और इनकी भी वैलेंसी 1 है। इनकी वैलेंसी 2 है, इनकी भी 2 है, इनकी 3 है, इनकी भी 3 है और इनकी 4 है। इससे ऊपर कोई वैलेंसी नहीं होती। तो ये हमने अब पढ़ लिया, आगे चलें। ये भी मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन है, ये किसी से कंबाइन नहीं करते, इनका आउटर शेल कंप्लीट है, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है और इनको नोबल गैस भी कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यू विल लेटर लर्न दैट द अबव काइंड ऑफ ट्रेंड इन ए प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिक नेचर। अच्छा, वो जो नेचर होता है ना, जो एक जैसे कॉलम में चलता है, उससे पीरियोडिक नेचर या पीरियोडिसिटी कहा जाता है। उन सब की एक ही जैसा नेचर होता है। द टर्म पीरियोडिक मीन्स अपीयरिंग एट सेंट्रल इंटरवल। पीरियोडिक मैंने एक एक इंटरवल के बाद आना। तो डोंट यू फाइंड द वैलेंसी हैज़ ए पीरियोडिक नेचर। तो फिर जो वैलेंसी है उनका पीरियोडिक नेचर लेकिन नहीं होता। लेकिन अब ये जो है ना, आपने देखा है जब हम ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इन सब का जो नेचर हाइड्रोजन का है, वही लिथियम का, वही सोडियम का, वही पोटेशियम, ये सारा पीरियोडिक नेचर है। और ये नेचर इधर से, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरह से ये मैटर से नॉन मैटर बनते हैं, इनका नेचर, ये सब आगे बड़ी क्लासेस में आएगा। इसी को पीरियोडिक नेचर कहते हैं। अच्छा, ये आपने अभी पढ़ा ही था, इसी को दोबारा टेबल फॉर्म में भी देख लीजिए। मोनो एटॉमिक मैंने एक एटम जो नोबल गैसेस के केसेस में ही सिर्फ होता है, हीलियम, नियोन और आर्गन के अंदर। डाई एटॉमिक हमेशा ये H2, N2, O2, F2 से ये डाई एटॉमिक होते हैं। ओजोन जब वो ट्राई एटॉमिक होता है। ये फॉस्फोरस जो अपना मॉलिक्यूल बनाता है वो टेट्रा एटॉमिक से, और सल्फर ऑक्टा एटॉमिक से। ये दोनों भी अक्सर MCQ में पूछे जाते हैं। अब किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है, तो यू हैव लर्न अर्लियर दैट द फार्मूला, जो मतलब फार्मूला ऑफ ए बाइनरी कंपाउंड एज इट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। जब भी 2 एलिमेंट से कंपाउंड बनता है तो उसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। और इसका फार्मूला कैसे बनता है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो ट्रांसपोज हो जाती है। दस द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए, जैसे एलिमेंट ए है और इसकी वैलेंसी Y है और B की वैलेंसी X है। तो देखिए इसका कंपाउंड कैसे बनता है। ये A है, इसकी वैलेंसी Y है। वैलेंसी मैंने इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स ने लेने हैं देने हैं, जिससे ये स्टेबल होगा, वो इसकी वैलेंसी, तो इसकी Y है और B की X है। तो इसका फार्मूला X A के साथ लिखा जाएगा और Y B के साथ। तो इसका फार्मूला कंपाउंड का इस तरह से बनता है। इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाती है और इसकी इसके ट्रांसपोज कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही ये सोडियम और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की 2 है, सोडियम की 1 है, तो ये 2 सोडियम के साथ आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन के पास रह जाएगा। सेम कैल्शियम की 2 है, ऑक्सीजन की और क्लोरीन की 1 है, तो इसे लिखेंगे CaCl2। कैल्शियम का 1 इसके आगे और क्लोरीन का 1 इसके आगे और कैल्शियम का 2 इसके आगे। इस तरह से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के केस में भी An2O3 होता है। अच्छा, अब आगे देखिए, द न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इनमें कटिंग भी पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो हम लिखेंगे C2O4 तो बन गया, लेकिन हम इसमें कटिंग करते हैं, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, तो कटिंग करके तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ऐसे यहाँ पे Ca की 2 है और O की 2 है, तो Ca की 2, ये दोनों के 2 कट जाएंगे तो CaO। तो इसमें हम कटिंग भी कर देते हैं सब्सक्रिप्ट की। Al की 3 है और Na की भी 3 है, तो ऐसे लिख देते हैं, दोनों 3 कट के ALN लिखा जाता है। देयर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है जिसमें कटिंग नहीं करते। जैसे H2O2 में कटिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में कटिंग नहीं होती। C2H2 एसिटिलीन को कहते हैं, इसमें कटिंग नहीं होती। C4H10 ब्यूटेन का होता है, इनमें भी कटिंग। ये 3 ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं, H2O2, C2H2 और C4H2, इसमें कटिंग नहीं होती। इनका फार्मूला इसी तरीके से लिखा जाता है। एंड नॉट डिवाइडेड बाय ए कॉमन फैक्टर, यू विल लर्न द रीज़न। ये आप ऐसा क्यों होता है ये अगेन आप बड़ी क्लासेस में ही पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप इनको याद कर लेंगे इन तीनों नामों को।
अब कुछ कई बार क्या होता है वेरिएबल वैलेंसीज भी होती है। वो क्यों होती है? जैसे कॉपर की कभी 1 और 2 होती है, आयरन की 2 और 3 होती है, फॉस्फोरस की 3 और 5 होती है, सल्फर की 2, 4, 6 होती है। द वैलेंसी ऑफ सच एलिमेंट इन कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय रोमन। तो हम इसको वैलेंसी ऐसे इनकी ऐसे कॉपर 1 वाले के साथ साइड बनाया कि कॉपर 2 के साथ, आयरन 2 के साथ या आयरन 3 के साथ। इसी तरीके से हमारी ये पी की कई बार 3 होती है, ये आपने देखी नहीं है कि हमने बताई अभी, कभी ये पी की 3 होती है, कभी 5 के साथ बनता है सल्फर की ऐसे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कई बार क्या होता है जैसे हमने बताया कि हमारे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो वैलेंसी होती है। कई बार विद पावर के अंदर उससे अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, इसी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी बनती है। अगेन फिर ये बड़ी क्लासेस में इसके लॉजिक्स आप पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। कंपाउंड कंटेनिंग रेडिकल्स। अब रेडिकल्स पे आ जाते हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं। ए रेडिकल इज ए काइंड ऑफ एंटिटी दैट कैन बी एन एटम विद ए चार्ज ऑन इट और ए ग्रुप ऑफ एटम बिहेविंग ए सिंगल एटम विद ए चार्ज ऑन द ग्रुप। मतलब जिन पे चार्ज होता है, इनके इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जैसे सोडियम का था 281, ठीक है 281 था, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया बाहर, हमने दे दिया ताकि हमारा स्टेबल। लेकिन जब बाहर से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो एक ज़्यादा हो जाता है, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह से ये पोटेशियम पे अभी NH4 मॉलिक्यूल है, इसी तरह से इसके ऊपर भी चार्जेस आ जाते हैं, तो इन्हीं को ही रेडिकल्स कहा जाता है। और यही सब मिलके मॉलिक्यूल्स और साल्ट और सारी केमिस्ट्री हमारी बनाते हैं। द फार्मूला ऑफ सच ए कंपाउंड कैन अगेन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग द वैलेंसी। अच्छा, इनके अंदर भी जैसे ये है सोडियम का प्लस है और ये जैसे SO4 के साथ जब कंबाइंड करेगा तो इनके अंदर भी ये चेंज वैलेंसी चेंज होती है, इसकी ट्रांसपोज होगी, इसकी इसके पास चली जाएगी और इसकी इसके पास हो जाएगी, यानी Na2SO4 बनेगा। इनकी वैलेंसी भी आपस में चेंज हो जाती है। और क्या होता है, चेंज हो जाती है। और रेडिकल एंड डिवाइडिंग द रेडिकल बाय कॉमन फैक्टर, और इसमें भी इसी तरीके से डिवाइड होती है जैसे कि इनके केस में हुई, ऐसे ही रेडिकल केस में भी। ये तो इनमें रेडिकल नहीं थे, ये तो सिंपल दोनों जिन्हें मिल गए, कोई चार्ज नहीं था। जब इनके बाहर के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो ये रेडिकल बन जाते हैं, तो ये फिर दूसरे पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। और इसी तरह की इनकी वैलेंसी भी ट्रांसपोज होती है और इनकी वैलेंसी की कटिंग भी होती है, कि जैसे यहाँ पे कटिंग होती है वो भी होती है, सेम इसी तरह के रेडिकल के अंदर भी होता है। आइए अब ये कुछ रेडिकल्स आपको जो याद रखने पड़ेंगे। जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव है, तो ये NaOH बन जाता है, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। K पे पॉजिटिव है और NO3 पे नेगेटिव है, तो ये KNO3, ये सबका जो लॉजिक है ये 9th क्लास में आता है, तो ये बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 को हम नाइट्रेट कहते हैं और OH को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं, तो ये बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NH4 को हम कहते हैं फिर नाइट्रेट, तो ये क्या बना हमारा ये NH4NO3 हमारा बना एमोनियम नाइट्रेट। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, ये एमोनियम, NH4 को एमोनियम, SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये सब रेडिकल हैं, ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं, ये मिल के कंपाउंड बनाते हैं और इनकी वैलेंसी भी इस तरह से चेंज होती है। ये फिलहाल के लिए आप याद कर लो, पर इतना आप याद रखो, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, कैल्शियम फ्लोरीन तो हमने पता ही है आपको, और OH को हाइड्रोक्साइड करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि रेडिकल बनते कैसे हैं। तो रेडिकल कैरी ए चार्ज ओवर देम बट द कंपाउंड दे फॉर्म डू नॉट। अच्छा, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके चार्ज नहीं रहता, वो क्यों अभी देखते हैं। द कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, हैंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन सच ए नंबर दैट द। आइए देखिए कैल्शियम के ऊपर आपको पता है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, स्टेबल हो गया, इसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये 2 आ गए। अच्छा, OH के ऊपर 1 नेगेटिव होता है। अच्छा, ये देखो, ये 2 OH के साथ कंबाइंड कर जाएगा, तो फिर ये दोनों OH से कंबाइंड कर जाएगा। अब ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, न्यूट्रल हो गए और ये कंपाउंड बना CaOH2। तो इसी वजह से ये हमारा कंपाउंड बन गया, ये क्योंकि देखिए आपको पता चल गया कि हमने ये पहले तो 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि कैल्शियम के आउटर सेल में 2 थे, इसने इसको भगा दिया, फिर ये स्टेबल हो गए। अच्छा, इस तरह से OH के ऊपर एक नेगेटिव होता है, अब ये इसके बाद 2 प्लस से ये 2 नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए इसके साथ, ये न्यूट्रल हो गया और हमारा कंपाउंड बन गया CaOH2। इसी तरह से देखो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 होता है,
लेकिन सल्फेट पे 2 होता है। तो ये केस कैसे बनता है, ये 2 एल्युमिनियम जुड़ते हैं, देखो ये 2 एल्युमिनियम जुड़े, इसके ऊपर भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 है, सल्फेट जो है ना इस पर 2 है, तो ये 3 सल्फेट जुड़े, ये 2 2 2 4 और ये 6, इधर भी 6, तो ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव जुड़ के न्यूट्रल बन गया और ये कंपाउंड बना AN2SO4। अब AN हमारे 2 जुड़े थे और जो SO4 है वो हमारे 3 जुड़े, तो ये इस तरह से ये फार्मूला बना। सेम इसी तरह से Na2CO3 बना। आइए अब आगे देखें, ये कैंसिल हो जाते हैं चार्जेस। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि किस तरह से एल्युमिनियम के ये 2 जुड़े हैं और इसके साथ जुड़े OH के साथ जुड़े, ये सारा यही यहाँ पर लिखा गया जो मैंने आपको बताया है। आइए अब आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने एलिमेंट का पढ़ा, फिर हमने मॉलिक्यूल का पढ़ा, फिर हमने रेडिकल का पढ़ा, अब हम केमिकल इक्वेशन पर आ गए हैं। ए केमिकल चेंज एज इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल, जो भी पूरी जैसे H+O2 H2O बनती है, तो ये केमिकल इक्वेशन है। और ये कैसे बनती है, डेट इज केमिकल रिएक्शन होता है। जो इधर होते हैं डेफिनेट साइड में उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बाद में बनता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। और मेंशन तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे होते हैं और लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट हमारा राइट साइड में होता है। पुरानी क्लास में आपने देखा था, यू हैव लर्न अबाउट द वर्ड इक्वेशन, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था इक्वेशन इन विच वी मेंशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको बताया गया था। अच्छा, जब हम इक्वेशन उस क्लास में जब हमने इक्वेशन करी तो हमने उनको नाम से करी थी, पर अब हम उनकी वही इक्वेशन सिंबल और वर्ड्स के साथ करेंगे। आइए देखिए, इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स और फार्मूला, बजाय नाम के हम उसे सिंबल और फार्मूला के साथ यूज़ करते हैं। Such equation are quantitative in nature and much more informative than word equation that। अच्छा देखिए, जो आपने लास्ट क्लासेस में जब हम ये इक्वेशंस करते थे उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब हम जो इक्वेशन करेंगे वो सिंबल के साथ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। उस इक्वेशन को देखिए हमें सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं इसे, इसका स्केलेटन तैयार करते हैं। द स्केलेटन ऑफ एन इक्वेशन इज फर्स्ट रिटन बाय नोटिंग द सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड। सिंबल या फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एंड दो जो प्रोडक्ट है उसे हम राइट साइड में, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है। अच्छा, ये बीच में हम एरो लगा दें कि रिएक्शन हुआ है इनका। फॉर एग्जांपल, कार्बन व्हेन बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जब कार्बन को एयर के प्रेजेंस में थोड़ी सी हीट दी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन ये आपको लिख के दिखा दिया। बट कार्बन व्हेन बर्न्ड इन इनसफिशिएंट, लेकिन इसी कार्बन को जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम रखी जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो वो इक्वेशन ऐसे बनती है 2C + OT + O2 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए कुछ रेगुलर यूज होने यूनिट हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड। इस तरह से अमोनिया को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको मैंने बताया था ना OH हाइड्रोक्साइड होता है, और NH4 को अमोनियम कहा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो वो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो वाटर बनाता है, और नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो NH3 अमोनिया बनाता है। NH4 को अमोनियम कहते हैं, और अमोनियम, NH3 को अमोनिया, और ये अमोनियम, याद रखिएगा। अब हम सीखते हैं इसे बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं, यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे NH3 3 हाइड्रोजन। ये इक्वेशन तो सही है पर इसमें नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। According to the law of conservation of matter, matter can neither be created nor destroyed. Thus, nor can be, मतलब जब हम केमिकल इक्वेशन करते हैं तो जितने एटम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में जाते हैं, जितना वेट एटम का इधर है उतना ही इधर है। तो कुछ भी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय होता है, वो सब कुछ इक्वल बैलेंस होता है। तो ये हमने कर दिया। सो नो एटम, कोई भी एटम का लॉस नहीं होता, कोई भी गेन नहीं होता है केमिकल इक्वेशन में। दस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट के उतने ही प्रोडक्ट साइड में जाएंगे। तो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज सेम एज डैट ऑन द प्रोडक्ट साइड, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज सेम एज डैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, हम बैलेंस करने के तरीका देखते हैं कि कैसे बैलेंस, ये जो सब कुछ बताया मैं आपको ये यहाँ बताती हूँ। तो ये हमने पहली केमिकल इक्वेशन ली है, कार्बन यानी C
प्लस O2 मिलके बना CO2। अब इसको चेक करो, यहाँ पे कार्बन एक है, इधर भी एक है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है। इट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ऐसे कहेंगे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, CO2 प्लस H2O बना H2CO3, क्या ये बैलेंस है? आइए चेक करें। यहाँ पे कार्बन कितना है टोटल? 1, यहाँ भी कार्बन 1 हो गया। आप लिख के भी कर सकते हो, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 2, दिस साइड अगेन 2। ऑक्सीजन गिनते हैं, यहाँ पे 2 और एक 3, यहाँ पे भी 3। तो इस इक्वेशन को फिर से कहेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम इसको चार्ट में भी दिखा दे सकते हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, देखिए ये C प्लस O2 CO बना। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, इस साइड भी 1, ओके। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, आफ्टर इक्वेशन ये 1 ही रह गई, तो ये बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस करने के लिए हम इसके बाद की डिजिट नहीं चेंज करेंगे, इनके आगे कोफिशिएंट लगा देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, आखिरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गई। लेकिन यहाँ 2 लगाने से कार्बन भी तो यहाँ 2 हो गया, क्योंकि ये जो 2 है इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है। पर यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 था, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब फिर से चेक करते हैं, इसे हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। कार्बन 2 है, कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। यही आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। अब हम अगला केस ले लेते हैं। यहाँ पे H2 प्लस Cl2 बनता है HCl। यहाँ पे H2 है और Cl भी 2 है, लेकिन यहाँ पे H दोनों चीज़ें 1 है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में H2 है, राइट हैंड साइड में 1 है। क्लोरीन 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। अगर हम इसके आगे कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो H2 है, ठीक है, इस साइड भी H2 हो गया। क्लोरीन 2 है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और क्लोरीन भी 2। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आपको एग्जाम में इतना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ना पेंसिल से इस इक्वेशन को लिख के बार बार करके देखिएगा, तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। बार बार टेबल बनाने की इतनी जरूरत नहीं होती है। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं। अब हाइड्रोजन, आपको पता है कि H2 और O2 मिलके वाटर बनाते हैं, लेकिन इसकी बैलेंसिंग भी फिर देखो, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, O2 है, यहाँ पे 1 है, फिर हमने इसके आगे 2 कोफिशिएंट लगा दिया, O2 बन गया, ओके हो गया। लेकिन H देखो यहाँ पे 2 था और ये 2 और आ गया, तो H टोटल 4 बन गए, तो यहाँ भी हमने 2 कर दिया, H4 हो गए। थोड़ी बार बार आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। ये सारा यहाँ तक देखिए यही करके दिखाया एक एक स्टेप में। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं। एंड इग्निटेड ए पीस ऑफ मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसको आपको एक तो इक्वेशन भी लिखनी है इसके अंदर और इसकी रिएक्शन भी दिखानी है। मैग्नीशियम बर्न हुआ ऑक्सीजन के साथ और तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसकी बैलेंसिंग देखो। अब ऑक्सीजन तो अब O2 ही लेंगे, आपको पता है O सिंगल नहीं लेते, जब भी कोई चीज़ बर्न ऑक्सीजन में होती है तो हमें से O2 ही लिया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम हमने सिंपल ही लिया है। अब यहाँ पे O2 था, यहाँ पे O1 है, तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 कर दिया, बार बार वही एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे O2 हो गया। अब मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दिया। तो इसके अंदर आपने खुद लिखा है मैग्नीशियम बर्न हुआ है ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या, ऑन बीइंग स्ट्रोंगली हीटेड हमने क्या किया है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 हमने रेडिकल्स में पढ़ा भी था उससे पहले, गिव्स पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। पोटेशियम क्लोरेट क्या देता है, क्या देता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी देगा तो O2 ही देगा। अब इसकी बैलेंसिंग देखो, यहाँ पर O जो है 3 है और यहाँ पे हमारा O2 था। अब क्या करें, तो हमने यहाँ पे 3 करनी है। जैसे हमने यहाँ पे 3 किया तो हमारा 3 2 का 6, O जो 6 हो गया, पर यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ भी 2 कर दिया। अब O हमारा बैलेंस हो गया। लास्ट से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ भी O 6 है, यहाँ भी 6 है। अब क्या हुआ, अब यहाँ 2 करने से K2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, जबकि यहाँ पे K1 था और Cl भी 1 था, तो यहाँ भी 2 कर दिया, कोफिशिएंट लगा दिया। अब सब कुछ बैलेंस हो गया, K2 है, K भी 2 है, Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, और O 3 2 का 6 है, तो O भी 6 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। N2 प्लस H2 बनता है NH3। हमें पता है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो NH3 बनाती है। अब बैलेंसिंग कैसे करो, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं, 6 हाइड्रोजन हो गई, यहाँ भी 6 हो गई। अच्छा, अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों तरफ से बैलेंस हो गई। थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिस आप करो। अच्छा, अब इसमें देखिए
Na2CO3 HCl ने बनाया NaCl H2 और CO2। फिर से अब इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ओके, ऑक्सीजन का काम ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन होगी, अब कार्बन देखते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 1 है। ओके, हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे Cl2 हो गया। अब यहाँ पे Cl1 था, यहाँ भी 2 कर दिया हमने, यहाँ पे Cl भी 2 हो गया। Na ऑलरेडी 2 था और 2 था, ये हमारी बैलेंस हो गई। अब ये करके दिखा दिए, बैलेंस होगी। अब आगे देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक लेसन का, मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो हमने केमिकल इक्वेशन सीखनी, उनकी बैलेंस सीखनी। अब और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन इक्वेशन से हमें ये और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो क्या मिलती है, आइए देखिए। A balanced chemical equation tells us how many atoms and molecules of which reactant give how many atoms of which product. Had you know the masses of the atom of different elements, you could have calculated the quantity too of these substances. Keeping such calculation aside for higher classes, let us learn how to make a chemical. दिखाया कि ना, जब भी हम केमिकल इक्वेशन करते हैं, इसको देख के हमें पता चल गया इधर कितने एटम है, इधर कितने एटम है, ठीक है। अच्छा, वेट भी हमें पता चल जाता है, लेकिन वेट आपको फिर अगेन वही बात होगी, हायर क्लासेस में होगा। लेकिन इसके अलावा हमें इसको देख के और भी बहुत कुछ पता चलता है। वो क्या पता चलता है, वो देखिए। मैंशनिंग द कंडीशन एंड कैटलिस्ट, यानी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें कुछ कंडीशंस और कैटलिस्ट भी बताती है। जैसे कि द कंडीशन अंडर विच ए रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कैटलिस्ट नीडेड, किस कंडीशन में हुई है, उसे कितना टेम्परेचर दिया गया है और कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, इफ़ एनी, तो उसे हम एरो के नीचे लिखते हैं। कैटलिस्ट को हम एरो के नीचे लिखते हैं और कंडीशन को ऊपर लिखते हैं, यानी टेम्परेचर को ऊपर लिखते हैं और जो कैटलिस्ट है वो एरो के नीचे, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। अब क्या है कि कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट जनरली स्पीड अप ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन को तेज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। और वो जो है ना, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो रिएक्शन में डाल दिया जाता है रिएक्शन को सिर्फ तेज करने के लिए, उसे कैटलिस्ट कहा जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। और कंडीशन क्या होती है कि हमें कितना टेम्परेचर दिया, वो एरो के ऊपर है कंडीशन, और कैटलिस्ट एरो के नीचे लिखा जाता है। Sometimes the symbol or formula is mentioned in square bracket and the arrow. अच्छा, कभी कभी हम कुछ सिंबल या फार्मूला लिखते हैं उसके साथ ब्रैकेट में, वो क्या होते हैं, आइए देखें। तो mentioning the state of reactant and product. The state of each reactant and product is mentioned along with it using the following symbol. For example, solid के अगर हमारा प्रोडक्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड है तो उसे हम ब्रैकेट में S लिख देंगे। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट में L, अगर वो गैस की स्टेट में है तो ब्रैकेट में G, और अगर वो एक्वस सोल्यूशन है, यानी इसमें पानी के अंदर कोई सोल्यूशन बनाया गया तो उसे AQ लिख देंगे। तो व्हेन दीज सिंबल आर यूज, ए डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो होता है, और अपवर्ड एरो हम गैस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कोई हमने करा कोई प्रेसिपिटेट यानी कोई सॉलिड फॉर्म में तो उसे नीचे की, ये नीचे प्रेसिपिटेट बच गया। कोई गैस रिलीज हो गई तो हम एरो ऊपर की ओर दिखाते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड इंस्टेड ऑफ यूजिंग SG। अच्छा, S ये सब यूज़ करने के बाद हम इसको एसिड एंड एरो प्रोडक्ट साइड में हम एरो की फॉर्म में दिखा देते हैं। प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो और गैस के लिए अपवर्ड एरो। अब क्या है, मेंशनिंग द नेम एंड कलर ऑफ ए सब्सटेंस। कई बार हम इसके अंदर ये नेम भी लिख देते हैं और कलर भी लिख देते हैं कि ये वाइट कलर है, ये देखो ये वाइट है, ये ब्लैक। प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं कि ये वाइट कलर है और ये ब्लैक कलर है, ये देखो यहाँ बर्न की गई है, यहाँ ये कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल शो हाउ इन्फॉर्मेटिंग ए केमिकल। हमें बताया कि हमें केमिकल इक्वेशन यूज़ करना कितना इन्फॉर्मेटिव है। इस एक केमिकल रिएक्शन को देख के हमें सारी स्टोरी समझ में आ जाती है कि ये मैग्नीशियम ने सॉलिड फॉर्म में यूज़ किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में यूज़ किया है, इसको हमने बर्न किया है, MgO हमें सॉलिड फॉर्म में मिला है वाइट कलर में, और कार्बन हमें ब्लैक कलर में मिला है, ठीक है। When we include the point mentioned above, the hydrogen react with chlorine in the presence of light to form hydrogen chloride gas. ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, और लाइट के प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन करी गई तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी। तो देख के सब कुछ क्लियर हो गया, हमें बताने की कुछ जरूरत नहीं क्या गैस है, क्या लाइट है, क्या कितने एटम्स भी पता चल रहे हैं। यहाँ भी 2 एटम है, सब कुछ पता चल रहा है कि हमने 2 एटम हाइड्रोजन के डाले थे, 2 एटम क्लोरीन के डाले थे, तो 2 एटम ही हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के बने, गैस के, सॉरी। व्हेन इग्निटेड ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 की रेशियो में मिक्स करेंगे तो वाटर वेपर बन जाता है। जब इसको थोड़ा गर्म किया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो वाटर नहीं, वाटर वेपर बनता है।
इसी तरह से सोडियम पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड एट 200 या 300 डिग्री टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो वो हमें ऑक्सीजन देता है और रेसिड्यू बनता है पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे ये है पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड फॉर्म में, इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे MnO2 कैटलिस्ट को यूज़ किया गया तो ये हमारा बना पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट और हमारी ये ऑक्सीजन गैस बनी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराए जाए तो वो मिल्की सा सोल्यूशन बन जाता है CaCO3 का सॉलिड और वाटर भी रिलीज होता है। ए बर्निंग पीस ऑफ मैग्नीशियम कॉन्टिन्यूज टू बर्न इन ए जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड के जार में बर्न किया जाए तो स्मोकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स बचते हैं। देखो ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे बर्न किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है, साथ में कुछ कार्बन ब्लैक भी बच जाता है। तो इस चैप्टर में हमें मेनली ये बताया गया है कि बजाय पूरे बोलने के केमिकल इक्वेशन हमारे कितनी बेनिफिशियल है, हमें एटम्स पता चल जाते हैं, कौन सा हमारा ये सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस है, कहाँ हमने कितना टेम्परेचर दिया, किस कैटलिस्ट को डाला, ये सब कुछ एक लाइन से हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व हो जाती है। आइए इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ स्टार्ट किया था, ए सिंबल इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल एलिमेंट के नेम का शॉर्ट फॉर्म और इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है या फिर 2 लेटर होते हैं, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, या फिर उसके रिलेटेड नेम से बनाए जाते हैं और वो आपको याद भी रखने हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द एलिमेंट एंड 1 एटम ऑफ इट। अच्छा, सिंबल जब हम लिखते हैं सिर्फ H तो वो बताता है कि वो 1 एटम है, और मोर देन 1 एटम ऑफ एलिमेंट भी हो इंडिकेटेड बाय ए सबस्क्रिप्ट, तो फिर हम उसके आगे सबस्क्रिप्ट लगा जाते हैं कि अगर एटम का एक से ज़्यादा है तो हमें लिखना पड़ेगा ये 2 एटम है या 3 FO है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ए फार्मूला represent a molecule of an element or a compound. It gives a number of atom of same of different element present in a molecule। तो फार्मूला क्या बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट एक एलिमेंट के हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हैं या सेम एलिमेंट के दोनों हैं, जैसे H2 है तो हम उसे फार्मूला कहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अच्छा, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी की वजह से होती है, जिसकी जितनी वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन वो बाहर दे रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। इट इज़ गिवन बाय द नंबर H एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड और डिस्प्लेस फ्रॉम द कंपाउंड। द फार्मूला ऑफ ए बाइनरी कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो बाइनरी कंपाउंड का जो बनता है वो वैलेंसी ट्रांसपोज करने से बनता है, जैसे कि यहाँ पे वैलेंसी ट्रांसपोज हुई है ऑक्सीजन की 2 और H की 1। द वैलेंसी ऑफ ए रेडिकल इज सेम एज द चार्ज ऑन इट विदाउट साइन। तो रेडिकल की वैलेंसी वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। सो द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग रेडिकल इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग देयर वैलेंसी। हमने पीछे देखा था कि रेडिकल में भी हम वैलेंसी ट्रांसपोज करते हैं। इन ए कंपाउंड कंटेनिंग रेडिकल, वो कंपाउंड जो रेडिकल से बनते हैं, द पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन सच ए नंबर सो दे कैंसल द अपोजिट चार्ज। आपने देखा था जो भी कंपाउंड रेडिकल से बनाए हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि वो एक दूसरे को चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती है। A chemical equation in which the number of atom of each element on the reactant side is equal to that on the product side is called balanced chemical equation। किसी भी chemical equation के नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट साइड में है यानी रिएक्टेंट साइड में है वही राइट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में, तो उसको कहेंगे जब इक्वल है तो कहेंगे बैलेंस कर दी गई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय मेकिंग एन एटम काउंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। और हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं कि हम नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं दोनों साइडों पे इक्वेशन के, और फिर हम उसके आगे कोफिशिएंट लगाते हैं 2 3 आगे कोफिशिएंट लगाते हैं ताकि उनके नंबर इक्वल हो जाए दोनों साइड में। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस की जाती है कोफिशिएंट लगाने से। एक केमिकल इक्वेशन इज मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग। केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि द स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट इधर यूज़ किए गए या जो भी प्रोडक्ट बना है हमें उसकी स्टेट पता चल जाती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। द कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट यूज्ड, कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया या कैसी कंडीशन किस टेम्परेचर पर रिएक्शन की है वो भी पता चल जाता है।
द कलर एंड द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वहाँ पे हमें यही पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो किस कलर का बना है और जो बना है उसके नेम भी हम नीचे दिखा देते हैं। तो हमें केमिकल इक्वेशन जो मतलब इक्वेशन फॉर्म में हमें ये तीनों चीज़ स्टेट पता चल जाती है, कंडीशन पता चल जाती है और उसका कलर पता चल जाता है एक इक्वेशन को देख के, जो कि पुरानी क्लासेस में ऐसा नहीं था। तो आइए इसके शॉर्ट MCQs देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट ड्राइव फ्रॉम डेटी नेम, डेटी नेम से कौन नहीं ड्राइव है, ये तो डेटी नेम से ड्राइव है, ये भी तो क्रोमियम, तो हम इसे टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज ड्राइव फ्रॉम डेटी नेम, कौन सा है जो डेटी नेम से ड्राइव हुआ है, ये तो इंग्लिश नेम से हुआ है, ये भी इंग्लिश नेम से, ये भी इंग्लिश नेम से, तो AG यानी सिल्वर डेटी नेम से ड्राइव हुआ है। विच एलिमेंट अमंग द वन अपियरिंग बिलो इन द पेंटा वेरिएंट, इनमें से पेंटा वेरिएंट कौन है, पेंटा मैंने 5, तो ये है P5 यूज हुआ है, ये P जो है वो पेंटा वेरिएंट है। वट इज़ द वैलेंसी ऑफ Mg इन Mg3N2, और Mg की क्या वैलेंसी है, तो Mg की आपको पता ट्रांसपोज होता है, Mg की वैलेंसी 2 है और N की 3 है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ X इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, X की वैल्यू निकालनी है आपको, ये सारी वो करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, करते हैं। चलो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे O2 और 1 3, ओके। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ओके। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन 1 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, तो क्लोरीन हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे H भी 2 हो गया और यहाँ भी H, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है, तो X की वैल्यू 2 आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस केमिकल, कौन सी बैलेंस नहीं है, देखो ये भी बैलेंस है, चेक करके देख लो। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, इसी तरह से ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस, ये जो है बैलेंस नहीं है। चेक कर लेते हैं हम, देखो यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K1 है, इतने से पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं है। आइए फिर बैलेंस पढ़ते हैं। नाइट्रोजन इन AI एल्यूमिनियम एन में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, ट्राईवेलेंट है, लेकिन उसकी वैलेंसी आपस में एल्यूमिनियम की भी 3 है, नाइट्रोजन की भी 3 है, दोनों की कट हो गई थी, तो ये इसे हम मोनोवेलेंट नहीं कहेंगे, इसे हम ट्राईवेलेंट कहेंगे। इस केस में दोनों की वैलेंसी कट हो गई थी, दोनों की 3 1 सल्फेट रेडिकल विल टेकअप, एक सल्फेट रेडिकल जो है वो कितने सोडियम रेडिकल को करता है, 2 सोडियम, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है और सोडियम की +2 होती है, तभी वो दोनों की वैलेंसी कटेगी, तो दो सोडियम के रेडिकल को यूज़ करता है। अच्छा अगेन इसको फिर हमने बैलेंस करना है, आइए देख लेते हैं। H2O2 और ये है, देखो O2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये O4 बन गया, यहाँ पे देखो O2 है और ये 3 है, तो हमने यहाँ पे फिर से 2 कर दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ O4 हो गया, यहाँ पे देखो O या तो 2O2 4 और यहाँ पे भी 2O2 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ भी देखो हाइड्रोजन 4 ही है। इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं। Na2CO3 को हम HCl के साथ करते हैं और ये सब कुछ बनता है। चलो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3 हो गई, यहाँ 3 है, ओके है। कार्बन यहाँ सब में 1 ही है, कार्बन यहाँ भी 1 है। अच्छा ऑक्सीजन में अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया हाइड्रोजन 2। अच्छा अब यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ भी 2 कर दिया, क्लोरीन 2। सोडियम ऑलरेडी 2 था और यहाँ भी हमारा 2 हो गया। अब इसकी देखते हैं। NaHCO3 है और ये सब कुछ बना है। ऑक्सीजन से चेक करना शुरू करें। ऑक्सीजन 3 है और 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब क्या करें, अब यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी 6 और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे हमारी 4 है ऑक्सीजन। एक तो CO2 खुद करना पड़ेगा, यहाँ बुक में मिस प्रिंट है, या फिर ये आपको खुद डालना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ पे हम 2 कर देते, बैलेंस हो गई। यहाँ पे Na2 है, उसका H जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2 है, C2 है, यहाँ पे भी C1 और C2 है, O3 2 का 6 है, O देखिए यहाँ पे 3, ये 4 और 5 6, ये बैलेंस हो गए। तो आपको यहाँ पे एक CO2 भी डालना पड़ा है और यहाँ पे आपको एक 2 डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं। ओजोन जो है वो आपने देखा ही है, ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्रू है। एटॉमिक सिटी जो सल्फर की है 4 होती है, नहीं, फॉस्फोरस की, सल्फर की 8 होती है, 8 सल्फर मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। 1 डाई पॉजिटिव रेडिकल विल रिक्वायर ओनली 1 डाई नेगेटिव रेडिकल, यस, कोई भी डाई पॉजिटिव रेडिकल वो डाई नेगेटिव रेडिकल के साथ ही जुड़ के कंपाउंड बनाएगा, तभी वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ए नोबल गैस एलिमेंट इज मोनोएटॉमिक, मैंने पहले भी कई बार बताया था कि नोबल गैस है वो मोनोएटॉमिक होती है, यानी वो ऐसे हीलियम 2 नहीं होता, वो उसका सिर्फ एक ही एटम होता है, मोनोवेलेंट नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है। देखा कि मोनोएटॉमिक और मोनोवेलेंट दोनों होती है, नो, वो सिर्फ मोनोएटॉमिक होती है, मोनोवेलेंट नहीं होती।
नोबल गैस की बात हो रही है। ए सब्सटेंस इन सोल्यूशन इज इंडिकेट इन ए केमिकल इक्वेशन बाय ए सिंबल एस। और कोई भी सब्सटेंस सोल्यूशन में है तो क्या उसे एस कहते हैं? नहीं, एस मैंने सॉलिड। अगर कोई सब्सटेंस किसी सोल्यूशन में है तो उसे एक्वस कहा जाता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।